Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति की दो सबसे जबरदस्त ताकतों के बारे में, बिजली और भूकंप। आइए मेरे साथ मिलकर इन विनाशकारी प्राकृतिक घटनाओं के पीछे छुपे विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, पुराने जमाने में जब लोगों को विज्ञान के बारे में पता नहीं था, तब वे इन चीजों को कैसे देखते होंगे। उनके लिए ये कोई साइंस नहीं थी, बल्कि किसी अनदेखी बहुत बड़ी शक्ति का काम था। आसमान में बिजली कड़कती या जमीन हिलती तो उन्हें लगता था कि देवता नाराज हो गए हैं। और देखिए, उनका डरना भी जायज था, क्योंकि उन्हें इसके पीछे की असली वजह जो नहीं पता थी। तो बस आज हम इन्हीं मिथ्स, इन्हीं कहानियों से पर्दा उठाकर साइंस की दुनिया में झांकने वाले हैं। हमारा मेन सवाल यही है कि भाई, इन जबरदस्त घटनाओं के पीछे की असली साइंस आखिर है क्या? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो हमारी ये जो सफर है ना, ये शुरू हो रही है उस दौर से जब साइंस नहीं थी। उस वक्त ये नेचुरल इवेंट्स डर और रहस्य से घिरे हुए थे। लेकिन शुक्र है साइंस का, जो अब हमें इन रहस्यों को सुलझाने में मदद करती है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं बिजली से, आसमान को चीर देने वाली उस जबरदस्त चिंगारी से। सवाल यह है कि ये बनती कैसे है? और यहां एक बहुत ही कमाल की बात है। ये जो दो बातें हैं ना, एक चीज को रगड़ने से उसका बालों को खींचना और आसमान में बिजली का चमकना, इन दोनों के बीच का कनेक्शन समझने में पता है कितना वक्त लगा? 2000 साल से भी ज्यादा। सोचिए, इससे पता चलता है कि साइंटिफिक डिस्कवरीज कितनी लंबी और मुश्किल हो सकती हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से, स्टैटिक चार्ज। अरे बचपन में स्कूल में किया होगा ना, सूखे बालों पर प्लास्टिक का स्केल रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़े उठाना। बस बिल्कुल वही चीज है ये। जब दो चीजों को रगड़ते हैं तो उनमें चार्ज आ जाता है। और यहीं पे चार्जेस का एक फंडामेंटल रूल काम करता है। देखिए, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। रूल बहुत सिंपल है। एक जैसे चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से दूर भागते हैं, और जो अलग अलग चार्ज होते हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो अब सवाल यह है कि यही चीज आसमान में कैसे होती है? होता यह है कि जो गरजने वाले बड़े बड़े बादल होते हैं ना, उनके अंदर पानी की बूंदें और हवा बहुत तेजी से घूमती हैं। इस वजह से चार्ज अलग अलग हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज बादल के ऊपरी हिस्से में जमा हो जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ। और जब ये चार्ज बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हवा भी उसे रोक नहीं पाती, और फिर जमीन या किसी दूसरे बादल से मिलने के लिए एक जबरदस्त चिंगारी निकलती है। बस इसी को हम बिजली कहते हैं। ठीक है, तो आसमान की चिंगारियों का साइंस तो समझ आ गया। अब बारी है जमीन के नीचे की हलचल को समझने की, यानी भूकंप। और यहां भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है, मिथ से शुरू होकर साइंस की हकीकत तक। पुरानी कहानियों में तो क्या क्या नहीं कहा जाता था, जैसे कि ये धरती एक बैल के सींग पर टिकी है, और जब वो थककर सींग बदलता है तो जमीन हिल जाती है। मजेदार है ना? लेकिन अब साइंस हमें बताती है कि असली वजह कुछ और है। भूकंप का कारण है हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसे क्रस्ट कहते हैं, उसके अंदर होने वाली गड़बड़ी। असल में ये जो क्रस्ट है ना, ये एक सिंगल पीस नहीं है। ये पजल्स के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह है, जिन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये प्लेट्स रुकी हुई नहीं हैं, ये लगातार बहुत ही धीरे धीरे खिसक रही हैं। भूकंप असल में तब आता है जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। अब भूकंप की ताकत को मापने के लिए होता है रिक्टर स्केल। और ये कोई नॉर्मल 1, 2, 3 वाली गिनती नहीं है, ये स्केल एक्सपोनेंशियल है। इसका मतलब ये कि मैग्नीट्यूड में सिर्फ 2 पॉइंट का फर्क विनाशकारी एनर्जी में 1000 गुना का फर्क ला देता है। जी हां, 1000 गुना। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक भूकंप आया, मैग्नीट्यूड 4 का। इसे महसूस तो किया जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद नहीं होती। लेकिन अगर यही मैग्नीट्यूड बढ़कर 6 हो जाए तो उसकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी 1000 गुना ज्यादा हो जाती है। ये एक छोटी सी फुलझड़ी और एक बहुत बड़े बम के बीच का फर्क है। अब समझ आया कि 7 या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले भूकंप इतनी भयानक तबाही क्यों मचाते हैं। और यहां एक कड़वी सच्चाई है। हम मौसम का तो अनुमान लगा लेते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं, लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद हम आज भी भूकंप की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते।
हम नहीं बता सकते कि अगला बड़ा भूकंप कब और कहां आने वाला है। तो साइंस समझना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस नॉलेज को अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करना। तो अब देखते हैं कि बिजली गिरने के दौरान खुद को महफूज कैसे रखा जाए। अगर कोई बाहर फंस जाए तो कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मोटर बाइक जैसे ओपन व्हीकल्स में रहना, खुले मैदान, ऊंचे पेड़ या खंभों के पास जाना बिल्कुल नहीं। और हाँ, छाता लेकर चलना भी एक अच्छा आइडिया नहीं है, खास तौर पर अगर उसमें मेटल हो। और अगर आसपास छिपने की कोई जगह ना हो तो ये पोजीशन सबसे सेफ मानी जाती है। जमीन पर उकड़ू बैठ जाएं, अपने हाथ घुटनों पर रखें और सिर को हाथों के बीच में छिपा लें। मकसद सिर्फ एक है, खुद को जितना हो सके उतना छोटा टारगेट बनाना। अच्छा, अगर कोई घर के अंदर है तो वो काफी हद तक सेफ है, लेकिन कुछ सावधानियां यहां भी बरतनी चाहिए। टेलीफोन के तार, बिजली के तार या मेटल के पाइप्स को छूने से बचें। यहां तक कि नहाने से भी बचना चाहिए। और सबसे अच्छा तो यह है कि टीवी, कंप्यूटर जैसे अप्लायंसेस को अनप्लग ही कर दें। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और ये बहुत जरूरी है। देखते हैं कि भूकंप के वक्त खुद को कैसे बचाया जा सकता है। ये जानकारी सच में किसी की जान बचा सकती है। अगर भूकंप के झटके महसूस हों और कोई घर के अंदर है, तो सबसे पहला काम है किसी मजबूत टेबल या डेस्क के नीचे चले जाना और तब तक वहीं रहना जब तक झटके बंद ना हो। ऊंची और भारी चीजों से दूर रहें जो गिर सकती हैं, और अगर कोई बिस्तर पर है तो वहीं रहें, बस तकिए से अपना सिर ढक लें। और अगर कोई बाहर है तो फौरन बिल्डिंग्स, पेड़ और बिजली की तारों से दूर किसी खुली जगह पर पहुंच जाएं। और हां, अगर कार या बस में हैं तो बाहर निकलने की गलती ना करें। ड्राइवर से कहें कि गाड़ी धीरे धीरे किसी खुली जगह पर ले जाकर रोक दे और झटके रुकने का इंतजार करें। तो हमने मिथ से पर्दा उठाया, साइंस को समझा और सेफ्टी के तरीके भी जाने। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। इस नॉलेज का इस्तेमाल करके हम आने वाले वक्त में अपने शहर, अपने घर कैसे डिजाइन कर सकते हैं ताकि वो प्रकृति की इन जबरदस्त ताकतों का सामना और बेहतर तरीके से कर सकें। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।